का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ चैप्टर 11 कवर करने जा रहे हैं NISM सीरीज 5A के म्यूचुअल फंड एंड स्कीम परफॉर्मेंस। अगर आपसे कहूं कि दो अगर चैप्टर्स जो कि एग्जाम के पर्पस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है चैप्टर 11 और चैप्टर 12। और ये दोनों ही चैप्टर्स को आपको बिना स्किप किए पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा और आप आसानी से ये एग्जाम को पास कर जाएंगे। आइए दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बेंचमार्क्स का परफॉर्मेंस के रिलेशन में। आपको अगर देखा जाए कि म्यूचुअल फंड्स के तो कई सारे स्कीम्स हैं और सभी अलग अलग टाइप के रिटर्न्स दे रहे हैं, तो हम कंपेयर कैसे करें कि आपका स्कीम अच्छा है या दूसरा स्कीम अच्छा है। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स ने चालू किया बेंचमार्किंग करना। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि हम लोग जैसे एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एप्पल को आप संतरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक जैसा है, जिनका एसेट एलोकेशन पैटर्न एक जैसा है, जिनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक जैसा है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमने इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स के रिटर्न को डेब्ट के साथ कंपेयर किया तो कंपैरिजन गलत होगा। तो बेसिकली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनका बेंचमार्किंग करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं निफ्टी का जो ट्रेंड है उसी को फॉलो करते हैं। तो निफ्टी इंडेक्स फंड है तो निफ्टी ने जितना रिटर्न्स दिया तो उसको हम एक बेंचमार्क मान सकते हैं। उस बेंचमार्क के कंपैरिजन में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आपके फंड ने तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आपका जो फंड है उसने एक बेंचमार्क को बीट किया या फिर बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस दिया। वहीं पे अगर वो बीट नहीं कर पाया या फिर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो हम ये कहेंगे कि उस बेंचमार्क को मीट नहीं कर पाया ये फंड। वहीं पे ये जो बेंचमार्किंग जो होती है ये इंडिपेंडेंट एजेंसी ट्रांसपेरेंट मैनर में करती हैं और इसे रेगुलरली पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट में। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी रिसर्च हाउसेस हैं जो कि इस तरह की बेंचमार्किंग करती है और देखती है कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में किस तरह परफॉर्म किया। वहीं पे अगर बात करें बाकी टाइप के जो स्कीम्स जो कि इंडेक्स फंड जैसे स्कीम्स नहीं है, वहाँ पे ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, क्योंकि सभी जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग होता है। तो कंपैरिजन करने के लिए इनको एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को देखना पड़ता है कि कौन से बेंचमार्क को हम डिसाइड करें जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को जो मैच करता है, जो एसेट एलोकेशन पैटर्न को मैच करता है और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को मैच करता है। इस तरह से जो भी बेंचमार्क पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम डिसाइड करती है उसे उसे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है। साथ ही साथ उन्हें अपना जो पास्ट परफॉर्मेंस उस स्कीम ने दिया है उसे कंपेयर भी करके दिखाना पड़ता है कि बेंचमार्क ने इस तरह परफॉर्म किया था और हमारी स्कीम ने इस तरह परफॉर्म किया था। बल्कि अगर आगे के टाइम पे चाहे तो ये लोग चेंज भी कर सकते हैं इस बेंचमार्क को। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एक बार जो बेंचमार्क हमने डिसाइड कर लिया तो उसी को कंटिन्यू करें। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है स्कीम का, तो इस तरह से अगर कुछ चेंजेस आते हैं या फिर एक बेटर बेंचमार्क मिल जाता है कि हम एक अच्छे से एक स्टैंडर्ड जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसी को मीट करता हुआ जो एक बेंचमार्क मिल जाए तो हम उसको एक सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ है उसको जस्टिफाई करना चाहिए डॉक्यूमेंट करके, एक एएमसी ट्रस्टीज के साथ बैठ के इसे डिसाइड करके बेंचमार्क को चेंज कर सकती है। दोस्तों, एक होता है प्राइस रिटर्न इंडेक्स और दूसरा होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स। हालांकि पहले म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जब बेंचमार्किंग होता था तो प्राइस रिटर्न वेरिएंट को हिसाब से बेंचमार्किंग किया जाता था कि देखा जाता था कि पीआरआई वैल्यू कितनी है और पीआरआई वैल्यू केवल कैपिटल गेन्स को कंसिडरेशन में लेता था कि नैव की वैल्यू आज इतनी है और जो उस दिन हम इवेल्युएट कर रहे हैं उस दिन इतनी है, तो उसमें कितना गेन मिला उसके हिसाब से हम पीआरआई का इंडेक्स कैलकुलेट करते थे। बट इसमें कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे जो डिविडेंड पे आउट करते थे, जिस कारण से उनकी जो नैव की वैल्यू थी वो जो डिविडेंड नहीं देने वाले फंड्स के कंपैरिजन में कम थी। इस कारण से इन्होंने टोटल रिटर्न इंडेक्स के हिसाब से अब स्कीम्स को कैलकुलेट करना चालू किया है 2018 से, जिसमें ये भी कैलकुलेशन कर लिया जाता है कि अच्छा, अगर पर्टिकुलर स्कीम ने डिविडेंड्स पे किए हैं तो अगर वो डिविडेंड नहीं देती या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करती तो नैव में क्या फ़र्क आता, उस हिसाब से हम रिटर्न को कैलकुलेट करें तो एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जो परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा फेयर रहेगा।
तो हालांकि पीआरआई और टीआरआई दोनों ही अलग अलग तरीके हैं बेंचमार्किंग के। प्राइस रिटर्न इंडेक्स निकाल सकते हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो दोनों का जब आपको रियलिटी में आप नंबर्स इसकी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही कम ऐसे स्कीम्स नजर आएंगे जो कि आपने डीआरआई में कैलकुलेट किए हैं, जिनने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। बट आपको ये समझना है, ये बस एक प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हैं। जो गैप होता है पीआरआई और टीआरआई में, वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड का होता है, क्योंकि जो पीआरआई है उसमें खाली कैपिटल गेन्स को कंसिडरेशन में लिया जाता था, और वहां पे जो टीआरआई है उसमें डिविडेंड्स को भी उन्होंने कैलकुलेशन में लिया है कि जो डिविडेंड है उसको अगर री इन्वेस्टमेंट कर दे तो किस तरह से रिटर्न्स बैठते। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेसिस होना चाहिए जिसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क को कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी चूज करे। इसके लिए जो सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं कि आप जो भी बेंचमार्क को रखें वो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो उसका अप्रोप्रिएट बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 50 होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में आप देखेंगे कि जो इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है वो सब सेम होती है। तो इस तरह के ही जो स्कीम बाकी किसी फंड हाउसेस ने निकाला है तो आप कंपेयर कर पाते हैं कि अच्छा बेंचमार्क को इसने बीट किया था, इसने बीट नहीं किया था, या फिर इसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में इतना अच्छा परफॉर्म दिया। अगर आप अभी भी बेंचमार्क से रिलेटेड डाउट में हैं तो मैं बता दूं, बेंचमार्क बेसिकली परसेंटेज होता है। जैसे मान लेते हैं निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया एक पर्टिकुलर ईयर में, वहीं पे अगर आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसने 14% का रिटर्न दिया, तो आप कह सकते हैं आपके जो स्कीम ने 2% से बीट किया बेंचमार्क को, कि आपके स्कीम ने बेंचमार्क से भी बेहतर रिटर्न दिया। दोस्तों, अगर आप इक्विटी स्कीम्स में बेंचमार्किंग अगर करना चाहें तो आपको देखना पड़ेगा कि स्कीम का टाइप कैसा है, कि क्या ये एक ऐसा स्कीम है जो कि सभी सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या एक पर्टिकुलर कंसर्न सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अगर वो सभी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो जो नॉर्मल बेंचमार्क्स हैं जिसमें कि सभी कंपनीज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, जैसे बीएसई का सेंसेक्स हो गया या निफ्टी 50 हो गया, जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं बल्कि सभी में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, उसको आप अपना बेंचमार्क चुन सकते हैं। वहीं पे अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है एक सेक्टोरियल फंड है या फिर थीमेटिक फंड है जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंक में ही डालता है या फिर केवल एफएमसीजीस में डालता है, तो फिर आप अगर निफ्टी को चूज करें अपना बेंचमार्क तो गलत होगा। तो वहां पे आपको चूज करना है उस पर्टिकुलर इंडाइसेस से रिलेटेड जो बेंचमार्क है, जैसे कि बीएसई बैंसेक्स हो गया या फिर एफएमसीजी हो गया या निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगर आप केवल ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्कीम जो है आपका वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स वाली कंपनीज में, तो आप उसके हिसाब का जो फंड का इंडेक्स है उसे चूज करेंगे। वहीं पे चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स से भी मैटर करता है कि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्मॉल कैप मिड कैप में भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप केवल बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया या फिर बीएसई में जहाँ पे आपका जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स की, उसको चूज किया जाता है, तो उसको आप बेहतर अपना इंडेक्स मानेंगे। वहीं पे अगर आपने ऐसा जगह अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मिड कैप है तो आप जो है निफ्टी मिड कैप 50 को अपना बेंचमार्क चुने या फिर बीएसई मिड कैप को अपना बेंचमार्क चुन सकते हैं। चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका जो स्कीम है वो बहुत ही कम नंबर ऑफ कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है जो कि सबसे बड़ी कंपनीज हैं, तो फिर आप केवल जो है निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में आप अपना जो है बेंचमार्क मान सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी कंपनी है जो कि बहुत सारी कंपनीज में अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके रख रही है, तो फिर आपके लिए जो निफ्टी 500 हो गया या फिर निफ्टी 200 हो गया जो कि टॉप 200 स्टॉक्स में को अपना इंडेक्स में शामिल करती है, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं या फिर उसको आप अपना बेंचमार्क मान सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ फंड मैनेजर परफॉर्मेंस। आपने अभी तक जब भी बात की रिटर्न्स की, तो आपने बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया, और अक्सर होता भी यही है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न को देखते हैं, तो आप उसी तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में जो पियर्स हैं, जो बाकी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने जो इसी टाइप के जो स्कीम्स निकाले हैं, उसके साथ आप अपना कंपैरिजन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस में ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिला। तो इस तरह का कंपैरिजन ठीक है, इसको आप रिलेटिव रिटर्न कंपैरिजन कह सकते हैं, जहां केवल आपने रिटर्न्स को देखा और देख लिया कि हाँ इसमें अच्छा रिटर्न मिला तो ये अच्छा स्कीम है। और अक्सर होता भी ये है कि जब आपको कोई स्कीम में अच्छा रिटर्न मिलता है तो आप कहते हैं कि हाँ ये जो फंड मैनेजर है ये आउट परफॉर्म करता है। वहीं पे अगर किसी फंड मैनेजर के जो स्कीम में रिटर्न कम मिलते हैं तो आप कहेंगे कि वो जो फंड मैनेजर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट इस तरह का जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस की देख बात करें या फिर एएमसी और ट्रस्टीज की बात करें, तो ये लोग जो है रिटर्न्स जितना दे रहे हैं उसी के साथ साथ रिस्क कंपोनेंट को भी आपको देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे फंड मैनेजर्स होंगे जो कि कम रिस्क लेके आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स होंगे जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न लेके भी आपको सेम फंड मैन जो है रिटर्न्स दे रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कम रिस्क लेके आपको अच्छे रिटर्न्स दे दे वो अच्छा फंड मैनेजर कहलाएगा, उसके कंपैरिजन में जो कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके आपको उसी टाइप के रिटर्न्स दे। तो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो एक अलग तरीके का अप्रोच है आप किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस को चेक करने का। तो एक फंड मैनेजर जिसने ज्यादा रिस्क लिया है उससे आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे। वहीं पे कोई फंड मैनेजर जिसने थोड़ा कम रिस्क लिया है तो आप चाहते हैं कि उसका अगर थोड़ा कम भी रिटर्न आए तो चलेगा। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अब हम समझने जा रहे हैं। कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरह का था एक पर्टिकुलर स्कीम में, और उसको आप एक बेसिस लेके कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग स्कीम्स को। इसमें सबसे पहला आता है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो में कंपेयर किया जाता है रिस्क फ्री रिटर्न को और आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न को। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जिसे हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं, तो ये एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है, गारंटीड होता है, कोई रिस्क ही नहीं मौजूद होता। उसको आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से जब कंपेयर करें तो उससे आप समझ पाएंगे कि रिस्क प्रीमियम कितना है आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में, कि आपने जब रिस्क लिया तो आपको कितना रिटर्न मिला रिस्क फ्री रिटर्न के कंपैरिजन में। तो उसको अब जब स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर आप डिवाइड कर दें तो इस तरह से शार्पर रेशियो निकल के आ जाता है। वहीं पे ट्रेनर रेशियो भी एक बीटा जो कंपोनेंट अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जिससे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें मेन जो है शार्पर रेशियो है, ट्रेनर रेशियो है, अल्फा है। केवल आपको इसके नाम भी अगर पता है तो काफी है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि जो है शार्पर रेशियो क्या बताता है, तो आपको पता होना चाहिए रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो के कंपैरिजन को बताता है। वहीं पे ट्रैकिंग एरर होता है। कई बार जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें आप सोचते हैं कि जितना इंडेक्स ने रिटर्न दिया उतना ही रिटर्न इंडेक्स फंड्स को भी देना चाहिए, बट इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली ट्रैकिंग के एरर कह सकते हैं उसको। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं स्कीम परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। सेबी ने मैंडेट कर रखा है कि सभी परफॉर्मेंस डाटा जो एएमसीज की हैं उसे डिस्क्लोज किया जाए किसी स्कीम डॉक्यूमेंट के माध्यम से या फिर अपने वेबसाइट के माध्यम से। अक्सर आप देखेंगे कि जो एम्फी की वेबसाइट होती है या फिर कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है, और सेबी की रिक्वायरमेंट है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो हर साल जो है अपडेट हो। इसी के साथ साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस जो होते हैं फैक्ट शीट निकालते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। हालांकि ये जो है एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। सभी जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं इस तरह की फैक्ट शीट्स निकालते हैं जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में देखने को मिल जाती हैं, और आप डिसाइड कर पाते हैं इस डिस्क्लोजर से कि ये कौन सा स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले सूटेबिलिटी बता दी जाती है, प्रोडक्ट के लेबल्स के माध्यम से बता दिया जाता है ये जो स्कीम है ये वेल्थ क्रिएशन के लिए है, रेगुलर इनकम जनरेशन के लिए है, या फिर ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है।
तो इस तरह से जो भी आप स्कीम का नाम देखेंगे उसी में उसका ऑब्जेक्टिव छिपा रहता है। साथ ही साथ रिस्कोमीटर भी दे देते हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें कितना रिस्क मौजूद है। नेक्स्ट बात आती है रिटर्न्स की, कि पिछले सालों में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना रिटर्न्स दिया था, ये सब डॉक्यूमेंट करके पहले ही दिन दिखा दिया जाता है आपके म्यूचुअल फंड के जो फैक्ट शीट में, कि यहाँ पे पिछले साल में, इस साल में इतना रिटर्न आया था, पिछले 3 साल में इतना, पिछले 5 साल में इतना। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। पोर्टफोलियो का डिस्क्रिप्शन बता दिया जाता है, कि ये कह दिया जाता है कि आपका कितना पैसा इक्विटी में लगने वाला है, कितना परसेंटेज डेब्ट में लगने वाला है, वहीं पे इक्विटी में भी लग रहे हैं तो कौन से वाले फंड्स में डल रहे हैं, किस लार्ज कैप में डल रहे हैं, मिड कैप में डल रहे हैं, स्मॉल कैप में डल रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से कि ग्रोथ फंड्स में डाले जा रहे हैं आपके पैसे या वैल्यू फंड्स में डाले जा रहे हैं। तो ये सब पूरी जो डिटेल्स हैं, रिस्क, रिटर्न, सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल फंड फैक्ट शीट और साथ ही साथ एसआईडी डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, वंस इट इज़ फाइनलाइज अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेंचमार्क कैन नॉट बी चेंज्ड एट अ लेटर डेट, स्टेट वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड स्कीम बेंचमार्क अपना डिसाइड कर सकती है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बाद में चेंज हो जाता है तो अपने ट्रस्टीज़ के साथ कंसल्टेशन के बाद वो किसी अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, जो कि कई बार जो बेंचमार्क्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, नए ऐसे बेंचमार्क हर दिन क्रिएट होते हैं जो कि हो सकता है आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम से ज़्यादा अच्छे से मैच हो रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट, which among the following is a measure of risk adjusted returns of mutual fund scheme? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इनमें से कौन सा फिगर आपको बताता है? ए स्टैंडर्ड डिविएशन, बी बीटा, सी वेरिएंस और डी शार्पे रेशियो। ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताते हैं आपको शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो और अल्फ़ा। ये ऐसे फिगर्स होते हैं जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताते हैं। वहीं पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और वेरिएंस है, ये केवल रिस्क को मेजर करने के नंबर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी शार्पे रेशियो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग द स्कीम्स बेंचमार्क। आपको अगर किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क सेलेक्ट करना है तो आपको कौन से क्राइटेरियाज इसमें से सिलेक्शन में आपके आएंगे? ऑप्शन ए है म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, बी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, सी स्कीम्स एसेट एलोकेशन पैटर्न एंड डी स्कीम्स पास्ट रिटर्न्स। जैसे मैंने आपको बताया था, बेंचमार्क डिसाइड करने में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एसेट एलोकेशन पैटर्न सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पे स्कीम्स के पास्ट रिटर्न्स को आप कंपेयर करके बेंचमार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो केवल लार्ज कैप में डाल रहे हैं, वहाँ पे भी 15% का रिटर्न आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, वहाँ पे भी 15% का रिटर्न आ रहा है। तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद एन ऑरेंज। एप्पल को आप एप्पल से ही कंपेयर करें। Next, Dash takes into account all dividends generated from basket of constituents that makes up the index in addition to capital gains. मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो कि डिविडेंड्स को भी अकाउंट में ले लेता है, केवल कैपिटल गेन को नहीं बल्कि डिविडेंड्स को। उसका करेक्ट आंसर है टोटल रिटर्न इंडेक्स। वहीं पे अगर केवल वो कैपिटल गेन्स को अकाउंट में ले रहा है तो प्राइस रिटर्न इंडेक्स होता है। और 2018 के बाद सभी जितने भी रिटर्न्स होते हैं वो टोटल रिटर्न इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं। डिविडेंड्स जो अगर किसी ने दिया है तो उसको भी कैलकुलेशन में लिया जाता है। नेक्स्ट, which is the most appropriate measure of evaluating how closely an index fund is tracking its benchmark? मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं और जो एक्चुअली में रिटर्न्स होते हैं उसमें थोड़ा ट्रैकिंग एरर होता है। तो ये आपको बताता है कि कितना क्लोजली इंडेक्स फंड को ट्रैक कर रहा है बेंचमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ट्रैकिंग एरर। दोस्तों, मुझे